नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इवेपोरेटर एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, कि इवेपोरेटर क्या है और इसके मेनली फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो इवेपोरेटर है ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और ये लो प्रेशर साइड पे लगा होता है और इसकी जो लोकेशन होती है, अगर मैं यहाँ डायग्राम से देखूँ, ये कंप्रेशर और थ्रोटलिंग एक्सपेंशन वाल्व के बीच में लगा होता है। तो जो इवेपोरेटर है तो ये मेन कंपोनेंट है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, और इसमें क्या है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, जो कंडीशंस हमने प्रोवाइड किए हैं वहाँ पे। और इवेपोरेटर को कूलिंग कोयल, चिलिंग कोयल और फ्रीजिंग कोयल भी कहते हैं। तो जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा, अगर मैं बात करूँ, ये चार कंपोनेंट्स होते हैं मेनली हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। जब थ्रोटलिंग और एक्सपेंशन डिवाइस से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाता है तो जब यहाँ से वो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सराउंडिंग की जो हीट है या फिर जिस लोकेशन को ठंडा करना है वहाँ से वो हीट को एब्जॉर्व करेगा रेफ्रिजरेंट। तो इससे क्या है कि जो बॉइलिंग है रेफ्रिजरेंट की वो स्टार्ट हो जाएगी, और बॉइलिंग के बाद क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और जो टेम्परेचर है बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट का इवेपोरेटर के अंदर वो हमेशा जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे कम होता है, ताकि जो रेफ्रिजरेंट में हीट फ्लो होता रहे। क्योंकि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है और इवेपोरेटर कोयल का टेम्परेचर कम है, तभी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट सराउंडिंग फ्लो करेगी। और एक चीज़ है कि जब इवेपोरेटर हमारा ठंडा होता है, और इसका जो ठंडा रहने का मेन कारण क्या है कि सबसे पहले जो टेम्परेचर है इवेपोरेटर कोयल का वो बहुत कम है, और इसी की वजह से ही जो रेफ्रिजरेंट है कोयल में उसका टेम्परेचर भी कम होता है। तो कोयल में रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर के कम होने की वजह से इवेपोरेटर है वो ठंडा रहता है। दूसरा रीज़न, जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्योंकि अगर कोई हीट एब्जॉर्व होती है यहाँ पे, वो क्या होता है कि वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है लेटेंट हीट में, और लेटेंट हीट में कन्वर्ट होने से क्या होगा, बॉइलिंग प्रोसीड करेगी। यही मेनली इसके रीज़न थे। तो इवेपोरेटर के बाद वो वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में चला जाता है, और उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस हमारी चलती रहती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इवेपोरेटर है मेनली कितने टाइप्स का होता है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपने लिक्विड रेफ्रिजरेंट को फैड करना है, उसमें आपने यूज़ करना है इवेपोरेटर के अंदर, उस हिसाब से दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले है फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर, और दूसरा है एक्सपेंशन, ड्राई एक्सपेंशन टाइप इवेपोरेटर। ये मेनली जो इसकी क्लासिफिकेशन है, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट की फीडिंग कैसे करते हैं इवेपोरेटर में उसके बेस पे है। अगर मैं दूसरी बात करूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे जो इवेपोरेटर है उसकी क्लासिफिकेशन होती है बेयर ट्यूब इवेपोरेटर, सेल एंड ट्यूब इवेपोरेटर, प्लेट सरफेस इवेपोरेटर, फिन ट्यूब इवेपोरेटर। अगर हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करें उसके बेस पे इवेपोरेटर दो टाइप्स का होता है, नेचुरल कन्वेक्शन इवेपोरेटर, फोर्स्ड कन्वेक्शन इवेपोरेटर। अगर हम ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें उसके बेस पे तीन टाइप्स के इवेपोरेटर होते हैं, फ्रोस्टिंग इवेपोरेटर, नॉन फ्रोस्टिंग इवेपोरेटर एंड डी फ्रोस्टिंग इवेपोरेटर। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं इवेपोरेटर की, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 सभी इवेपोरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे, और इससे हमारी जो एनकरेजमेंट और मोटिवेशन भी हमें मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको सोशल साइट्स पे भी, फेसबुक, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।